विलयन की सांद्रता के मापन की एक नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, जिसे कहा जाता है नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी या कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। अब नॉर्मलता होती क्या है, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। नॉर्मलता होती है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसी भी विलयन में, प्रति लीटर विलयन में जितने भी विलेय के ग्राम तुल्यांक होते हैं, उन ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी वो उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, कि ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है ना, कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये अब याद करने का एक तरीका बता रहा हूं कि जो मोलरता थी कैपिटल एम और जो नॉर्मलता है कैपिटल एन, ये दोनों सेम होती है, केवल डिफरेंस किसका आ जाता है, ग्राम तुल्यांकों का। मोलरता में हम क्या कहते हैं, मोलों की संख्या, और नॉर्मलता में हम कहते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब जैसे मोल कैसे निकालते हैं, मोल के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का अणुभार। विलेय के ग्राम में भार को यदि अणुभार से भाग दे दिया जाए तो विलेय का क्या निकल जाता है, मोल। ऐसे ही हम ग्राम तुल्यांक अगर निकालना चाहें, किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, अगर विलेय का निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट मास जो होगा, विलेय का इक्विवेलेंट मास या तुल्यांकी भार, उस विलेय के ग्राम में भार को, देखिए मोल और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि विलेय के ग्राम में भार को हम अणुभार से भाग देते हैं तो मोल निकल जाता है, और विलेय के ग्राम में भार को यदि हम तुल्यांकी भार से भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब हम देखिए नॉर्मलता का फॉर्मूला बनाएंगे। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए अब ये हमारा होगा नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब फिर से देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या हुई, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अभी बताया था ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का इक्विवेलेंट मास या तुल्यांकी वेट जो भार है, गुणा इसके डिवाइडेड में विलयन का आयतन आएगा, तो विलयन के आयतन को हम इधर लिख देते हैं डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम या 1 बट्टा आयतन, आयतन भी किसमें, लीटर में। अब देखो नॉर्मलता का फॉर्मूला आपका बन जाएगा विलेय का, अब विलेय हम किसको मान के चल रहे हैं, ए को, तो विलेय का भार यानी WA, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को हम दिखाते हैं ई से, इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा EA, EA क्या है, ए का तुल्यांकी भार, ए हमने क्या माना, विलेय, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो ये नॉर्मलता का सूत्र निकल आ गया। यदि आयतन लीटर में दिया है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यदि आयतन आपका किस में दिया है, मिलीलीटर में, तो आप इस सूत्र को क्या कर देंगे, WA अपॉन EA मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन V, जब किस में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो। तो ये आपका फॉर्मूला बना किसका, नॉर्मलता का। अब जब हम नॉर्मलता से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो कहीं कहीं पर एक समस्या आती है कि वहां पर नॉर्मलता नहीं दी होती है, लेकिन कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों में ही उस विलयन की नॉर्मलता छुपी हुई होती है। जैसे अगर आपको कहा जाए एक नॉर्मल विलयन, एक नॉर्मल, खाली नॉर्मल शब्द का प्रयोग हुआ तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी, 1n। 1
खाली नॉर्मल अगर कहीं पर लिखा हो तो नॉर्मल का मतलब होता है उसकी नॉर्मलता कितनी होगी 1। अगर कहीं पर लिखा है डेसी नॉर्मल, कहीं पर लिखा होगा ना कि एक डेसी नॉर्मल NaCl विलियन, तो डेसी नॉर्मल का मतलब होता है कि उसकी जो नॉर्मलता होगी वो होगी n/10। n/10 का मतलब 1/10n, उसकी नॉर्मलता कितनी होगी 1/10 होगी। ऐसे ही कहीं पर आपका शब्द प्रयोग किया होगा सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल। तो सेंटी नॉर्मल विलियन किसको कहा जाता है? एक ऐसा विलियन जिसकी नॉर्मलता कितनी होती है 1/100। यदि किसी विलियन की नॉर्मलता 1/100 है तो ऐसे विलियन को कहा जाता है क्या? सेंटी नॉर्मल। एक होता है सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, सेमी माने होता है हाफ, तो सेमी नॉर्मल का मतलब हो गया जिसकी नॉर्मलता कितनी होगी n/2 यानी 1/2। यदि किसी विलियन की नॉर्मलता 1/2 है तो ऐसे विलियन को कहा जाता है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ऐसे ही बाई नॉर्मल सॉल्यूशन है, बाई नॉर्मल का मतलब कितना हो गया कि उसकी नॉर्मलता कितनी होगी 2। तो ये नॉर्मलता से संबंधित कुछ शब्द थे जिनका प्रयोग अनेक प्रश्नों में किया जाता है। अब एक अलग सांद्रता की इकाई का हम प्रयोग करते हैं जिसको कहा जाता है मोल अंश, जिसको कहा जाता है मोल अंश, या आपकी बुक्स में इसको लिखा होगा मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इसको हम कहा जाता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल अंश क्या है? देखिए सिंपल सा है कि किसी विलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों का, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, विलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों का, किसी घटक के मोलों का विलियन के संपूर्ण मोलों से अनुपात, विलियन के संपूर्ण मोलों से अनुपात, संपूर्ण मोलों से अनुपात। ये एक रेशियो है, इसीलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है, एक विशुद्ध मान होता है, एक प्योर वैल्यू है। मोल प्रभाज जहां पर भी होगा उसकी कोई इकाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इकाई? क्योंकि ये एक रेशियो है किसके बीच में? किसी घटक के मोलों का विलियन के कुल मोलों से अनुपात जो होता है उसको हम कहते हैं मोल प्रभाज। यानी हमने कहा कि विलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों का विलियन के संपूर्ण मोलों से जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है उस घटक का मोल प्रभाज। अब देखिए एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें आपके दो घटक हैं, ए और बी ने मिलकर एक विलियन बनाया, उस विलियन को हमने नाम दिया AB विलियन। अब हम दोनों के मोल अंश निकालेंगे। देखिए अब पहले हम मोल अंश का जो प्रतीक होता है उसको बोला जाता है काई, एक्स नुमा संरचना होती है इसको बोला जाता है काई। तो हम क्या बोलते हैं कि काई ए अर्थात घटक ए का मोल अंश क्या होगा? देखो मोल अंश की परिभाषा क्या थी? उस घटक के मोलों का संपूर्ण मोलों से अनुपात। तो हम क्या कहेंगे? ए के मोल डिवाइडेड बाय विलियन के कुल मोल यानी ए के मोल धन बी के मोल, क्योंकि विलियन में दो ही घटक हैं, ए के मोल धन बी के मोल। ये रेशियो यानी ए धन बी के मोल मतलब विलियन के कुल मोल। तो ये निकल गया किसका? घटक ए का मोल अंश। अब मोलों को किससे दिखाया जाता है? एन से, तो ये क्या हो जाएगा? Na/Na प्लस Nb। अब मोल कैसे निकाला जाता है? हमने पहले बात किया था कि मोल बराबर होता है W/m, ग्राम में भार बट्टे अणु भार। अब यहां पर भी देखो हम क्या सूत्र लगाएंगे? WA/ma डिवाइडेड बाय WA/ma। Na की जगह पर हमने WA/ma लिख दिया, प्लस Nb की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? WB/mb। तो ये हो गया ए का मोल अंश। ऐसे ही हम कहेंगे घटक बी का मोल अंश, यानी हम क्या लिखेंगे? काई बी इज इक्वल टू क्या आएगा? बी के मोल, जिस घटक के मोल निकालना है, बी मोल अंश निकालना है, बी के मोल बट्टे ए के मोल धन बी के मोल, दोनों के मोल। अब फिर से वही देखिए, ए के मोल को किससे, हम बी के मोल को किससे दिखाएंगे? Nb, और ए के मोल को Na प्लस Nb।
सेम वही हो जाएगा, देखो बी के मोलों का सूत्र लिखिए, क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। तो ये हमारे मोल अंश को निकालने का एक फॉर्मूला है कि जिस भी घटक का मोल अंश निकालना हो उस घटक के मोलों को विलयन के कुल मोलों से आपको डिवाइड कर देना। एक रेशियो है, इसीलिए हम कहते हैं इट इज ए सिंपली रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी घटक किसी जो विलेय है या विलायक है उसके मोलों का विलयन के कुल मोलों से जो अनुपात होता है उसको कहा जाता है मोल अंश। एक जो विलयन में जितने भी घटक हो, अब ये तो एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 घटक हैं, हम एक और सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें 3 घटक हैं, A B C मिलकर इन तीनों ने एक सॉल्यूशन बनाया ABC सॉल्यूशन। अब ये ध्यान रखना कि जितने भी घटक होते हैं उन सबके मोल अंशों का योगफल 1 होता है। जैसे इसमें 3 घटक हैं तो हम कहेंगे काई A प्लस काई B प्लस काई C इज इक्वल टू 1। 4 घटक होंगे तो भी चारों घटकों का मोल अंश कितना होगा, 1। यहां 2 घटक हैं तो हम कहेंगे काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1, क्योंकि विलेय और विलयन के मोलों का अनुपात है। और किसी भी विलयन में ये जो जितने भी घटक होंगे, चाहे 2 घटक हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सभी घटकों के मोल अंशों का योगफल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। आशा है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।